तो एक बार था फिर तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि जोश हाई रहना चाहिए प्रयागराज की जनता का, लेकिन जोश हाई मतदाता का भी रहना चाहिए। आप एक गाना गाकर सुनाना चाहती हैं, चलिए गाइए, इसी से शुरू करते हैं। तो अपनी बात मैं अपने गाने के माध्यम से कहना चाहती हूँ। जागो जागो रे, जागो जागो रे, जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। सुप्त हुए कर्तव्य बोध को पुनः जगाना होगा, सुप्त हुए कर्तव्य बोध को पुनः जगाना होगा। यदि अधिकार प्रयोग न होगा फिर पछताना होगा, यदि अधिकार प्रयोग न होगा फिर पछताना होगा। वोट डाल के बदल दो की पासा, विधाता बनो भारत के। तालियां बजाइए भाई इनके लिए, बहुत अच्छा संदेश दिया है। देखिए, लोकतंत्र की ताकत आपके वोट से है, एक नागरिक के तौर पर सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आपने टिकट काट दिया रीटा बहुगुणा जोशी जी का और दूसरे आदमी को सामने खड़ा कर दिया है त्रिपाठी जी को। क्यों जनता वोट दे बीजेपी के लिए, बताइए प्रयागराज की जनता। देखिए अंजना जी, आज इसको प्रयागराज जब कह रही है ना, तो वही प्राचीन प्रयागराज याद आ रहा है। ये केवल इलाहाबाद से प्रयागराज नाम नहीं बदला है, बल्कि प्रयागराज की दशा और दिशा बदलने का काम हमने किया। देखिए, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। इस संगम क्षेत्र में एक समय में जब सपा का शासन हुआ करता था ना, तो कास्ट, क्राइम और करप्शन का संगम हुआ करता था। इस प्रयागराज की क्या पहचान बना करके रखी थी? ये प्रयागराज अराजकता के साए में रहा करता था। इस प्रयागराज को आज सुरक्षा का एहसास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस प्रयागराज को आज वास्तविकता में वही तीर्थराज प्रयाग, जहां कुंभ लगता है। याद करिए कि एक समय था जब यहां कुंभ था और कुंभ का मालिक बनाने का काम कर दिया था मोहम्मद आजम खान को। उस कुंभ में भगदड़ हुई थी, उस कुंभ में अराजकता थी। वो कुंभ आज भी हमारे मन को पीड़ा देता है, लेकिन 2019 का भव्य कुंभ हुआ। वो कुंभ जिसने प्रयागराज की गलियों को चौड़ी सड़कों में बदलने का काम किया है। आज जब आप हेलीकॉप्टर से आई होंगी ना, तो चौड़ी सड़कें यह एहसास बदल रही होंगी कि प्रयागराज जिसको कस्बे के रूप में देख रहे थे, वो प्रयागराज आज कैसे महानगर के रूप में विकसित होने का काम किया है। ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी ने आज केवल शहर का ही विकास नहीं, बल्कि फूलपुर हो, प्रयागराज हो, आज ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर कैसे बिजली का विकास करने का काम किया है। हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है, हमने शौचालय देने का काम किया है, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देने का काम किया है, उजाला योजना के तहत बिजली के कनेक्शन देने का काम किया है। हमने जीवन स्तर को बदलने का काम किया है। आज गरीबों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। और इस बदलाव में टिकट बदला है तो क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग भूमिका दी जाती है, और इस बार नीरज त्रिपाठी जी यहां से सांसद के प्रत्याशी बने हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है ना। आप कहते हैं परिवारवाद नहीं होना चाहिए, आप केशरीनाथ त्रिपाठी को के बेटे को, नीरज त्रिपाठी को टिकट दे देते हैं। ये रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह को टिकट दे देते हैं। तो इनका परिवारवाद गलत और आपका गंगा में नहाया हुआ। देखिए, केशरीनाथ त्रिपाठी जी वास्तविकता में कुछ लोग ऐसे अवतरित जैसे होते हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी जी विधि के क्षेत्र में एक बड़ा नाम रहे हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी जी के पुत्र ने न केवल वकालत में उनकी विरासत को संभालने का काम किया है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। और कोई पिता के नाते नहीं, नीरज त्रिपाठी ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है। आज एक अधिवक्ता के तौर पर नीरज त्रिपाठी की बड़ी पहचान है, और यह परिवारवाद के आधार पर नहीं है। लंबा संघर्ष रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि गोद से उतरे, 18 साल के पूरे हुए और तुरंत टिकट थमा दिया है। ठीक वैसे ही जैसे आदित्य यादव को मिल गया है, ठीक वैसे ही जैसे धर्मेंद्र यादव को मिल गया है, ठीक वैसे ही जैसे आज अक्षय यादव को मिल गया है। 5 के 5 यादव एक ही परिवार के उतार देने का काम किया है। यह परिवारवाद होता है कि तीन भाई भैया और मोर्चा संभालिए इंडिया गठबंधन की तरफ से। कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर है, लेकिन मोर्चा संभालिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। 2 बार से बीजेपी जीत रही है। ये वही धरती है जहां पर फूलपुर सीट भी है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, एक दो नहीं अनेकों प्रधानमंत्री यहाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर वीपी सिंह, मुरली मनोहर जोशी भी यहीं से हैं, जनेश्वर मिश्रा जी जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता है। लेकिन बीजेपी पिछले 10 साल से अपनी पकड़ बना चुकी है। कैसे इसके लिए? देखिए अंजना जी, लगातार राकेश त्रिपाठी जी किस तरह कटाक्ष कर रहे थे। ये वही लोग हैं कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। ये नकाब इनका उतर रहा है। ये जो चेहरे पर नकाब है, ये उतर रहा है। आप देखिए, ये जो काम करें वो ठीक है,
दूसरा कोई काम करे वो ठीक नहीं है। लेकिन अंजना जी ने एक बात आपको बता दें कि जिस धरती पर हम लोग मौजूद हैं ये पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड है। पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड में देखिए तमाम नौजवान बैठे हैं। इन्हीं नौजवानों ने 2019 में और 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनाई थी। आज वो चौराहों पर हैं, पेपर लीक हो रहा है, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन उस बात को करने के बजाय आज माननीय मोदी जी उनको यह नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो करें क्या। बहुत बड़ी समस्या है। आज आप देखिए उनको नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है। आज वो हिंदू मुसलमान करके कहीं ना कहीं वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। अब 10 साल की उपलब्धियां उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि मैंने 10 साल में काम क्या क्या किया। आज नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो गया, 60 लाख नौजवान आज चौराहों पर है, लाठियां भांजी जा रही हैं। आप दूसरी तरफ देखें वही किसान। अंजना जी इंपॉर्टेंट मामला है, हाँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए 400 पार का नारा लग रहा था फर्स्ट पेज के पहले, अब 400 हार का नारा लग रहा है। क्योंकि ये हालात हैं, ये चुनाव जनता बनाम सत्ता। अब ये कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये समाजवादी नहीं लड़ रही है, सवाल इनसे भी है। जनता चुनाव लड़ रही है। जनता सवाल, अरे बस भैया बस बस सुनिए बस सुनिए, बीच शो में चुनाव लड़ मोदी के रही नारे है। लगने लगते हैं। उसके अंजना बाद जी बोलना सुनिए, मुश्किल है। एक सेकंड सिर्फ सर, नारा ही एक है, सेकंड, नारा एक के अलावा सेकंड, कुछ नहीं आप लोगों से है। रिक्वेस्ट है। सारे दावे वायदे खोखले, ठीक है, सिर्फ नारा काउंटर है। क्वेश्चन है, उसका आप भी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि अभी तो पेपर लीक हो रहा है, हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पहले तो नकल के लिए कमरों से लटक लटक करके चिट्ठे पास किए जाते थे वाह वाह वाह, और पूरा का पूरा शहर लग जाता था नकल कराने में। छोटा सा ये जवाब। ठीक करेंगे। ये ठीक करते करते 10 साल हो गया, अब ठीक नहीं कर पाए। अब जनता ठीक करेगी इनको, और जनता ने ठीक करने का मन बना लिया। ठीक है, आरएलडी की और तरफ यही से आप मोर्चा घबराहट है, संभालिए। यही घबराहट है क्या कि आज पू- बीजेपी जवाब देने क्या में पूरे सक्षम नहीं एनडीए है। गठबंधन में खलबली है? वो कह रहे हैं कि चूंकि कम वोटिंग हो रही है, डरे हुए हैं, इसीलिए अब ये हिंदू मुस्लिम ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन में खाली खलबली नहीं है, बौखलाहट है, और ये बौखलाहट है हार की। मैं एक शेर के साथ अपनी शुरुआत करूंगा। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पे चमन से बेवफाई का। जिन लोगों ने पैरों तले रौंदा है चमन को, वह ठेका लिए हैं चमन से आसनाई का। तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन वाले, जिन्होंने देश के अंदर सिवाय अराजकता के और कोई काम नहीं किया, इंडिया गठबंधन वाले जिन्होंने अपराध को रोजगार बनाया था, जिन्होंने अपहरण को रोजगार बनाया था, जिन्होंने नौकरियां ना देके लिस्ट जारी होती थी एक भैया जी के चैम्बर से और एक होती थी चाचा जी के चैम्बर से, अधिकारी परेशान रहते थे किसकी लिस्ट का सम्मान करना है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे, इनके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिन्होंने स्वयं कहा था कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जनता तक पहुंचता है। और वही भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 1 रुपए को 1 रुपए पहुंचाने का आपके खातों तक काम किया है। और ये आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आज पूरी तरीके से बौखला चुका इंडिया गठबंधन। आज कह रहा है आपके मंगलसूत्र का बंटवारा करेंगे। हमने कहा था क्या? हमने कहा था कि आप अपने मैनिफेस्टो के अंदर लेके आइए, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है आपने। यही न्याय है जनता के साथ। आपने पहले सैम पित्रोदा से आपने क्या कहलवाया? इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं। 4 कमरे में से 2 कमरे में कांग्रेस का दफ्तर खोलेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि जनता आपको वोट दे दे। जनता आपको वोट देने नहीं जा रही है।